हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट 1। दोस्तों यूनिट 1 जो है इसको हम लोग देखेंगे दो अलग-अलग चैप्टर्स में। जो चैप्टर नंबर 1 है वो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले और उसके बाद हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में जो रिमेनिंग टॉपिक्स अपने पास होंगे जो कि अपने पास सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ कौन-कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 में और जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे इस पर्टिकुलर यूनिट के वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो आपके पास इंटरनेट होता है और साथ में जो इंटरनेट के कंपोनेंट्स होते हैं वो आखिर क्या-क्या होते हैं। इसके साथ-साथ हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब को लेकर के यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू क्या होता है। इसके बहुत सारे हम लोग और टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और इंटरनेट को लेकर के। दोस्तों इसके साथ-साथ हम लोग कुछ इंटरनेट के टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ वेब सर्वर क्या होता है। तो सर्वर क्या है, वेब सर्वर क्या है और ये जो हमारे पास में सर्वर और जो वेब सर्वर होते हैं, वो क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ-साथ मैं आपको बताने वाला हूँ वेबसाइट्स के बारे में। वेबसाइट आखिर क्या होती है, वेबसाइट्स के कंपोनेंट्स क्या-क्या अपने पास होते हैं, एक वेबसाइट और पोर्टल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ वेब पेजेस के बारे में जिसमें हम देखेंगे कि एक वेब पेज क्या होता है, वेब पेज के जो हम लोग कह सकते हैं जो अपने पास में कंपोनेंट्स होते हैं वो आखिर क्या कुछ होते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि जो वेब पेजेस होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से इनका इंटरनल प्रोसेस चलता है। इसके साथ-साथ मैं बताऊँगा वेब पेज और वेबसाइट्स के बीच का डिफरेंस आखिर क्या कुछ होता है। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी है जिसमें हम बात करेंगे वेब ब्राउज़र्स क्या-क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या-क्या होते हैं, ब्लॉग्स आखिर क्या होते हैं, ब्लॉग्स के टाइप क्या है, ब्लॉग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या कुछ होते हैं। साथ-साथ में वेब एड्रेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वेब एड्रेस यानी कि यूआरएल। तो यूआरएल जो आपके पास होता है उसके भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो वो क्या कुछ है मैं आपको ये भी बताता हूँ। लास्ट में चलते हुए हम लोग देखेंगे न्यूज़ ग्रुप के बारे में, इसके अलावा एचटीएमएल और प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो जो लास्ट टॉपिक अपना होगा वो होगा हमारे पास प्रोटोकॉल्स और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आपके पास वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या-क्या डिस्कस करें ये मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैसे तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है इंटरनेट के बेसिक्स। लेकिन इंटरनेट जो वर्ड बना है दोस्तों वो कहीं न कहीं नेटवर्क से बना है तो हमको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि नेटवर्क आखिर क्या होता है। तो जब कभी भी हमारे 2 कंप्यूटर्स या 2 से ज़्यादा कोई भी डिवाइसेस जैसे हो सकता है हमारे पास यहाँ पर 2 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है? तो इनके बीच में हम क्या कर रहे हैं कुछ कनेक्शन बना रहे हैं। हो सकता है हमारे पास एक कंप्यूटर है और एक हमारे पास में मोबाइल है, तो हम इसके बीच में जो कनेक्शन बना रहे हैं, तो ये कोई भी आपके पास कनेक्शन हो, चाहे मोबाइल के कनेक्शन हो, चाहे आपके पास में यहाँ पर एक लैपटॉप और एक मोबाइल हो, 2 लो आपके पास मोबाइल्स हो सकते हैं, 2 लैपटॉप आपके पास हो सकते हैं, तो किसी भी टाइप का अगर आपके पास में एक कनेक्शन अगर बनता है, तो यहाँ हम लोग उसको क्या बोलेंगे नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क जो है आपके पास इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपके पास हो सकते हैं, जो एक-दूसरे के साथ में लिंक्ड होते हैं। अब ये भी हो सकता है आपके पास में कि आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हो या फिर मल्टीपल आपके पास डिवाइसेस हो सकते हैं, ठीक है? इसी टाइप से हम बात करेंगे दैट अनेबल्स द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर एंड शेयर द रिसोर्सेज। ये कंप्यूटर क्या करते हैं? आपस में रिसोर्सेज शेयर करते हैं। जैसे हो सकता है कि आपने कंप्यूटर बना दिया, हो सकता है एक और कंप्यूटर है, हो सकता है मेरे पास में एक और कंप्यूटर है। तो ऐसे कुल मिला के 4-5 हमारे पास कंप्यूटर है, उसके बीच में हमारे पास क्या है? एक टाइप का प्रिंटर है। तो ये कंप्यूटर भी प्रिंटर यूज़ कर सकता है, ये भी प्रिंटर यूज़ कर सकता है, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। तो हाँ, ये सारे कंप्यूटर इस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंटर हो सकता है, यहाँ पर स्कैनर हो सकता है, यहाँ पर डेटा स्टोरेज भी हो सकता है, ठीक है? तो इनको हम लोग यूज़ करते हैं या शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम डेटा और एप्लीकेशंस को भी शेयर कर सकते हैं। अब नेटवर्क क्या होता है दोस्तों? तो मैंने आपको अभी भी बोला है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में एक-दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो उसको हम लोग ये कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। अब ये जो कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग बनाते हैं, ये ज्योग्राफिकल एरिया वाइज़ होता है। अगर मैं सबसे छोटे नेटवर्क के बारे में बात करता हूँ, तो वो अपने पास बन जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे मैं अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग दोस्तों मैं अपने फ़ोन से कर रहा हूँ। बाद में मैं इस फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग है, उसको मैं अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करूँगा और अपना डेटा ट्रांसफ़र कर लूँगा। तो जब मैं अपने मोबाइल में ओटीजी केबल लगाऊँगा और उस एक साइड में एक मेरे मोबाइल में और दूसरी साइड में मेरे कंप्यूटर पे जब उसको कनेक्ट कर दूँगा, तो यहाँ पर क्या होगा एक कनेक्शन बन जाएगा। ये कनेक्शन अपने पास किस टाइप का होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसमें मेरे 2 पर्सनल डिवाइसेज़ होंगे और आपस में एक-दूसरे से कनेक्ट होंगे। हो सकता है आपका मोबाइल और आपका ब्लूटूथ स्पीकर हो
या हेडफोन हो सकता है जब आपस में वो कनेक्ट होते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी एक रेंज होती है जो मैक्सिमम आपके पास 10 मीटर तक हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया का मतलब हो गया, आप कह सकते हैं कि एक पूरी की पूरी बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के अंदर जो कुछ कंप्यूटर्स हैं 10, 20, 50, 100, मान लो आपकी स्कूल्स के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उन सभी को अगर आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों वो पर्सनल एरिया नेटवर्क नहीं बनेगा, उसका नाम हो जाएगा अपने पास लोकल एरिया नेटवर्क। एक लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जिसमें हमारे पास, जैसे आपकी स्कूल के कंप्यूटर लैब के अंदर देखा होगा आपने, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करें एक पूरे शहर भर के अंदर, जैसे मान लो एक शहर है जिसमें आप रह रहे हैं, आपकी कोई भी एक सिटी हो सकती है। एक सिटी के अंदर जो कुछ पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अलग-अलग ब्रांचेज़ हैं। मैं मान के चलता हूँ इन ब्रांचेज़ को आपस में कनेक्ट करना है। अब इसके अंदर अपने अलग कंप्यूटर्स हैं। हो सकता है इसके अंदर भी अपने पास 10-20 कंप्यूटर हो, इसके अंदर अपने अलग 10-20 कंप्यूटर हो। ऐसे 10-20 कंप्यूटर इसमें हो सकते हैं, 10-20 कंप्यूटर इसमें, और हम किसी तरीके से उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इस टाइप के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN। और अगर ये एक सिटी से बाहर चला जाता है, अगर ये नेटवर्क आपका आउट ऑफ सिटी है, अब ये आपका पूरा स्टेट कवर कर सकता है या पूरी कंट्री कवर कर सकता है, या फिर अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया भर में ये फैला हुआ हो सकता है। तो उस टाइम पर हम इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो जिसका एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा होता है। अब अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंडिया की। अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है जियो। ठीक है? अब जियो ने जो है अपने पास लाखों करोड़ों यूज़र्स बना रखे होंगे। ठीक है? ऐसे बहुत सारे उसके अपने-अपने नेटवर्क्स होंगे। ऐसे ही अपने पास एक और कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है एयरटेल। तो एयरटेल के भी अपने लाखों करोड़ों यूज़र्स होंगे। ठीक है? ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो एक और कंपनी आ गई, जैसे मान लो अपने पास आती है यहाँ पर, मैं कह सकता हूँ कि आइडिया है, वोडाफ़ोन है। इन कंपनीज़ को भी देखें तो इनके पास भी लाखों करोड़ों यूज़र्स होंगे। ऐसे ही बीएसएनएल और भी ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं। अभी क्या है दोस्तों, ये अपने आप में एक वाइड एरिया नेटवर्क है। ऐसे ये भी अपने आप में एक वाइड एरिया नेटवर्क है, क्योंकि वो हो सकता है कि कश्मीर में भी काम कर रहा हो, उसका यूज़र जो है कनेक्ट हो, वो कश्मीर में भी हो और इंडिया के किसी दूसरे कॉर्नर में, लास्ट अगर अपन देखें तो कन्याकुमारी तक। तो इतने सारे उसके यूज़र्स और इसका ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा, तो ये सब क्या है, अपने आप में वाइड एरिया नेटवर्क है। अब अगर हम बात करते हैं क्या ये वाला उससे कनेक्ट हो सकता है, ये इससे कनेक्ट हो सकते हैं, तो अभी तक तो नहीं। तो इनको कनेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इसके साथ, यानी कि अगर मैं बात करता वोडाफ़ोन जो है वो कनेक्ट होगा एयरटेल से, एयरटेल कनेक्ट होगा जियो से। अब दोस्तों ये तीनों के जो यूज़र्स हैं वो आपस में एक-दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ क्या ये इंटरनेट है? नहीं। अभी ये क्या आपके पास अभी भी ये वाइड एरिया नेटवर्क है। अगर मैं बात करता हूँ पूरी दुनिया भर में जितने भी ऐसे आईएसपी, आईएसपी का मतलब क्या होता है आपके पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जितने भी आईएसपी हैं, ये सब आपस में एक-दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तब जाकर के दोस्तों ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इंटरनेट। ठीक है? ये सब आपस में एक-दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से कनेक्ट होंगे। ठीक है? तो एक इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट को हम लोग बोलते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जिसमें दुनिया भर के कंप्यूटर्स आपस में एक-दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब वो लोकल एरिया नेटवर्क हो या फिर अपने पास में पर्सनल एरिया नेटवर्क हो या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो या फिर वाइड एरिया नेटवर्क, किसी भी टाइप का नेटवर्क हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आखिर इंटरनेट क्या कुछ होता है। तो इंटरनेट आखिर आपके पास क्या है? द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए मोस्टली हम लोग इंफॉर्मेशन को ही शेयर करते हैं। तो इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क अपने पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट। इट अलाउज पीपल टू ब्राउज वेबसाइट। हम इंटरनेट के थ्रू वेबसाइट्स को देख सकते हैं, ईमेल्स को हम लोग भेज सकते हैं, वीडियोस हम लोग देख सकते हैं, लोगों के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है? दुनिया के किसी भी हिस्से में खड़े होकर के किसी भी हिस्से के लोगों के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। द इंटरनेट इज यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन चैट, फाइल ट्रांसफर एंड द इंटरलिंक्ड वेब पेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि दोस्तों हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं। अब इंटरनेट जो है ना वो अपने आप में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है? तो इंटरनेट को यूज करते हुए हम देखें, इंटरनेट पे जो सबसे बड़ा काम है वो हमारे पास क्या है, एक वेबसाइट। लेकिन और भी बहुत सारी सर्विसेज होती है।
अब हम लोग उस एक सर्विस को देखने के लिए, यहाँ पर उस सर्विस को यूज़ करने के लिए अपने कंप्यूटर में www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ करेंगे। www क्या होता है? आपके पास एक टाइप का स्टैंडर्ड है, ठीक है? जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद डॉट सपोज़ कि facebook.com इस टाइप से कोई भी एक वेबसाइट का आप पाथ लिख सकते हैं। तो इंटरनेट क्या हो गया आपके पास में? कह सकते हैं एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जिसमें दुनिया भर के बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज इवन की शेयर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हम लोग यहाँ पर बेनिफिट्स उसके ले सकते हैं। इसी टाइप से www, तो www क्या होता है? आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी कि इंटरनेट की किसी सर्विस को यूज करने के लिए, वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए हमें पहले लिखना पड़ता है www, ताकि हम उस पर्टिकुलर वेब पेज को, उस वेबसाइट को एक्सेस कर सके। तो www क्या इज अ सिस्टम दैट अलाउज अस टू व्यू एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। ठीक है? इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हमें www की रिक्वायरमेंट होती है। इट इंक्लूड्स वेबसाइट्स, जनरली इसमें वेबसाइट्स होती है, और वेबसाइट्स में हमारे पास इमेजेस, वीडियोस या फिर कुछ दूसरा मल्टीमीडिया कंटेंट होता है। अब ये जो अपने पास www है, इसको बनाया है दोस्तों टिम बर्नर्स-ली ने। तो दोस्तों www को किसने बनाया है? टिम बर्नर्स-ली ने। कब बनाया है? 1989 से 1991 के बीच में। और ये जो www होता है, ये क्या है दोस्तों? यूज़ करता है प्रोटोकॉल्स को। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? स्पेशल रूल्स होते हैं। जैसे एक वेबसाइट से पहले आपने देखा होगा लिखा होता है एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस, ऐसे बहुत सारे अलग-अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको ये यूज़ करता है टू डिस्प्ले कंटेंट्स। इसके अलावा हम बात करेंगे मेड पॉसिबल विथ एचटीएमएल। जो वेबसाइट्स होती है, वो जनरली बनी होती है एचटीएमएल में, यानी कि जो भी वेब पेजेस आप देखते हैं, वो किसके अंदर बने होते हैं दोस्तों? एचटीएमएल में। एंड वेब ब्राउजर्स, तो जनरली क्या होता है? एक वेबसाइट्स को देखने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? वेब ब्राउजर की। और जो वेबसाइट्स है वो किस लैंग्वेज में बनी होती है? एचटीएमएल में। इसके बाद इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें, तो www क्या है आपके पास? एक कह सकते हैं बहुत बड़ी एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है। उसमें से आपको कौन सी वेबसाइट्स, कौन सा वेब पेज आपको देखना है, उसका आपको एक कंप्लीट एड्रेस या फिर पाथ आपको लिखना होता है। जैसे आपकी स्कूल की एक वेबसाइट है, अमेज़न की वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, इन सभी को एक्सेस करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? उसका एक एड्रेस, जिसको हम यूआरएल भी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें इन दोनों में क्या कुछ डिफरेंस होता है, तो जनरली हमको क्या लगता है कि इंटरनेट है वही www है, और www के आते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? इंटरनेट। तो इंटरनेट जो होता है, उस पे बहुत सारी सर्विसेज आपके पास होती है। उनमें से एक सर्विस जो है, उसका क्या नाम है? www। तो www क्या है आपके पास? बेसिकली मैं आपसे कहा है अभी कि ये आपके पास एक स्टैंडर्ड है, जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है आपके पास एक ग्लोबल नेटवर्क है that connects computers and allows communication. It includes email, chat, cloud storage, etc. ठीक है? और www आपके पास क्या है? अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट कंटेन्स वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। तो ये क्या करता है? इंटरनेट को एक्सेस जब आप करेंगे, तो उसका आपके पास एक पार्ट होता है, जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट्स और वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं। इट वर्क्स विद ब्राउजर्स लाइक क्रोम और फायरफॉक्स। तो आप गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स में से किसी भी ब्राउजर को यूज करते हुए उसको यूज कर सकते हैं। द इंटरनेट इज मोर देन जस्ट वेबसाइट्स। इंटरनेट जो है वो केवल वेबसाइट्स तक ही सीमित नहीं होता है। हमें हमेशा लगता है कि एक वेबसाइट तक ही है। जब भी हम बात करेंगे इंटरनेट, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा? कोई पर्टिकुलर वेबसाइट्स। इसमें अगर हम बात करें, तो हमारे पास फोरम हो सकता है। फोरम क्या होता है? प्लेस वेयर पीपल आस्क क्वेश्चंस एंड गेट एडवाइस। यहाँ पर रिसर्च डेटाबेसेस हो सकते हैं यूज्ड बाय यूनिवर्सिटीज एंड कंपनीज टू स्टोर नॉलेज। इसके अलावा यूजनेट हो सकता है, ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप होता है ये फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। जैसे कि आप म्यूजिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, आप पेट्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, आप न्यूज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये सारे यूजनेट हम इसको बोलते हैं। ठीक है? इसके लिए कुछ एग्जांपल्स आपके पास हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, तो गूगल का जो एक ग्रुप है,
ऐसे ही हम ईमेल्स को यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इंस्टेंट मैसेजिंग को यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब हो गया जिसमें आप चैट करते हैं, ठीक है? इसी टाइप से कह सकते हैं सो द इंटरनेट इज़ लाइक अ बिग हाईवे, एक बहुत बड़ा आपके पास हाईवे है इंटरनेट, और उसमें अगर आप काम करना चाह रहे हैं, इंटरनेट को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको रिक्वायरमेंट किसकी होती है? www की। तो www इज़ वन ऑफ द व्हीकल रनिंग ऑन इट, यानी कि एक इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं? www। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंटरनेट के टर्म्स को लेकर के। इंटरनेट में बहुत सारे टर्म्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहला टर्म आता है क्लाइंट और दूसरा आता है सर्वर। देखिए, अगर मैं अपने कंप्यूटर पे, यानी कि अगर मैं अभी की बात करता हूँ, अगर मैं कोई भी वेबसाइट्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, मान लो मैं यूट्यूब ही एक्सेस कर रहा हूँ, तो मेरा कंप्यूटर किससे कनेक्ट होगा दोस्तों? यूट्यूब से। इंटरनेट है, इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उसमें से एक वेबसाइट है मेरे पास यहाँ पर, जिसको मैं कह सकता हूँ यूट्यूब या फिर गूगल या फिर अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट, या आपके दिमाग में जो भी एक वेबसाइट आती है वो। अब ये वेबसाइट जो होती है इसके पास बहुत सारा कंटेंट होता है। इसी वेबसाइट्स को यूज़ करने के लिए मैं दूसरे व्यक्ति या कोई और अपने दूसरे डिवाइसेज़, उसके थ्रू भी इससे कनेक्ट हो सकता हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ से भी अगर चाहता हूँ कनेक्ट होना, तो मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक सर्वर है, सर्वर अलग-अलग टाइप की होती है। हो सकता है वो वेब सर्वर हो सकता है, फाइल सर्वर हो सकता है, ईमेल सर्वर हो, बहुत सारे अलग-अलग टाइप के सर्वर हैं। तो सर्वर क्या होता है? वो मेन कंप्यूटर जो हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करता है। तो ये कंप्यूटर है जिसने रिक्वेस्ट करी, यहाँ से उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी तरीके से ये कंप्यूटर भी यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर उसको पूरा करके रिस्पॉन्स वापस क्लाइंट कंप्यूटर को देगा। तो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं, इन कंप्यूटर को तो हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर। और वो कंप्यूटर जो हमारे रिक्वेस्ट को लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सर्वर। ठीक है? तो ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्लाइंट्स हैं, और ये कंप्यूटर क्या है? अपने पास सर्वर है। सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर होता है, चाहे वो आपके स्कूल में भी लगा हो सकता है और ये रिमोट भी हो सकता है। रिमोट का मतलब बहुत दूर आपके पास हो सकता है, जैसे गूगल का सर्वर आपसे बहुत दूर है, यूट्यूब का, अमेज़न का, फ्लिपकार्ट का, व्हाट्सएप का, इन सभी के सर्वर होते हैं जहाँ आपका डेटा जाकर के पहले स्टोर होता है, उसके बाद हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लाइंट क्या है? एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, वो कंप्यूटर हमारा क्या कहलाता है? क्लाइंट। और सर्वर्स क्या होते हैं? एनी कंप्यूटर दैट रिसीव्स रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर, प्रोसेस एंड सेंड द आउटपुट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? सर्वर। वेब सर्वर रेस्पॉन्ड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट। दिस कैन बी अदर टाइप्स ऑफ सर्वर टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट और एक्शंस। तो जनरली जब हम वेबसाइट्स की बात करते हैं तो हमारा वेब सर्वर काम करता है। अगर हम ईमेल के बारे में बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर ईमेल सर्वर काम करेगा। और जब हम अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं ताकि उस फाइल को कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो उसको हम लोग फाइल सर्वर बोलते हैं। इसी टाइप से हम लोग जनरली वेबसाइट्स को एक्सेस जब करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है? एक पेज होता है, उस पेज को हम क्या बोलते हैं? वेब पेज। वेब पेज का मतलब होता है दोस्तों एनी सिंगल पेज, एक डिजिटल पेज, एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो होता है, जो इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेब पेज। ठीक है? इसी टाइप से अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आता है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल का मतलब होता है आपके पास में एक ऐसी वेबसाइट जिसमें बहुत सारी अलग-अलग वेबसाइट्स के, या फिर अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे हमारे पास लिंक होते हैं, जिस पे क्लिक करके हम दूसरी अलग-अलग टाइप की उसकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो सीबीएसई जो है, उसकी वेबसाइट अगर आपने कभी देखी हो, ठीक है? तो हम क्या करें, जैसे गूगल पे जाके लिखते हैं सीबीएसई, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो आपके पास वेबसाइट्स खुलेगी, उसमें और अलग-अलग बहुत सारे लिंक्स हैं। ऐसे अगर आप याहू को देखें, अगर आप गूगल को देखें, तो उसके अंदर भी बहुत सारी अलग-अलग वेबसाइट्स या अलग-अलग सर्विसेज़ हैं, जिन सभी के लिंक आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। ठीक है? तो आपके पास क्या है? वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या होता है? वेबसाइट होती है और एक टाइप की सर्विस होती है दैट ऑफर्स अ ब्रॉड एरे ऑफ रिसोर्सेज सच एज ईमेल, जिसमें आपको ईमेल से रिलेटेड या कोई फोरम से रिलेटेड या फिर सर्च इंजन से रिलेटेड आपको लिंक्स मिल जाते हैं। ठीक है? इसमें एग्जांपल देखेंगे तो एमएसएन है, याहू है, या फिर हमारे पास इंडिया टाइम्स है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं। ये सारे के सारे आपके वेब पोर्टल कहलाते हैं। बेसिकली वेबसाइट्स ही होती है, लेकिन उसमें बहुत सारी अलग-अलग जो वेबसाइट्स के लिंक आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। ऐसे ही आपके पास एक होता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का मतलब क्या हो गया? बेसिकली एक टाइप का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर। मेरे कंप्यूटर पे अगर मुझे इंटरनेट एक्सेस करना है, तो मेरे कंप्यूटर में एक वेब ब्राउज़र का होना ज़रूरी है। दैट रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब।
एग्जाम्पल्स अगर देखें तो हमारे पास क्या है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसी टाइप से इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है, सफारी है, नेटस्केप नेविगेटर है, मोज़ेक है, लिंक्स है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास नाम हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट क्या होता है हमारे पास में, तो ये आपके पास क्या है, एक टाइप का प्रोग्राम होता है और अ कंपोनेंट ऑन अ क्लाइंट साइड दैट रिक्वेस्ट एंड यूजेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेब सर्वर। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मैं अगर अपने कंप्यूटर पे एक वेबसाइट्स को चलाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर के अंदर एक वेब ब्राउज़र यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, एक वेब क्लाइंट है, या कह सकते हैं ये हमारे पास एक टाइप का प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम उस वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक वेब पेज विद कंपोनेंट्स फेचिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब सर्वर, ईमेल प्रोग्राम, फाइल शेयरिंग प्रोग्राम, चैट प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। तो मेरे कंप्यूटर में अगर मुझे इंटरनेट को एक्सेस करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेब ब्राउज़र यूज़ करना पड़ेगा। और वहाँ अगर हम बात करें तो वेब ब्राउज़र को हम लोग यहाँ पर वेब क्लाइंट भी बोल सकते हैं, एक टाइप का प्रोग्राम हमारे पास होता है। ऐसे हम बात करेंगे यूआरएल, जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। तो यूआरएल क्या है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इट इज द यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट। अगर आप कोई भी वेबसाइट्स को यूज करें, वेबसाइट के किसी भी पेज को अगर आप यूज करें, तो दोस्तों उसका एक यूनिक एड्रेस होगा। उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, यूआरएल। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है ब्लॉग। ब्लॉग का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेब लॉग। ध्यान रखना, ब्लॉग की जो फुल फॉर्म है हमारे पास वो क्या होती है, वेब लॉग। और वेब लॉग को हम बोलते हैं बी लॉग। ठीक है, यानी कि ब्लॉग। ऐसे ही आजकल आप देखते हैं जो वीडियो लॉग्स आते हैं उसको हम लोग व्लॉग बोलते हैं, वी लॉग। ठीक है, तो वीडियो लॉग होता है आपके पास। तो ब्लॉग क्या है, शॉर्ट फॉर वेबलॉग है। अ ब्लॉग इज अ वेब पेज, बेसिकली एक वेब पेज होता है, जैसे आप फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं उसी टाइप से। ठीक है, दैट सर्व्स एज अ पब्लिसिटी एक्सेसिबल पर्सनल जर्नल फॉर एन इंडिविजुअल। तो कुछ लोग अपने ब्लॉग्स लिखते हैं और वो शेयर करते हैं। अब ब्लॉग इज अ फ्रिक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल और डायरी। तो लोग जैसे डायरी लिखते हैं वैसे ही लोग अपने पोस्ट या अपने ब्लॉग्स लिखते हैं। अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ये लोग लिख सकते हैं, जैसे कुछ लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो कुछ लोग जो है कोई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, या फिर हम बात कर सकते हैं साइंस को यूज करते हुए, या ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक जैसे म्यूजिक पे। ठीक है, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर वो अपनी कुछ राय देते हैं, अपने कुछ कंटेंट को लिखते हैं और लोग उसको पढ़ते हैं। उसके बाद उनको पसंद आता है तो लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। ये सारे ब्लॉग्स कहलाते हैं। ब्लॉगर क्या होता है दोस्तों, तो ब्लॉगर मतलब वो ऑथर जो कि उस ब्लॉग को लिख रहा है। ठीक है, द ऑथर ऑफ अ ब्लॉग, जो व्यक्ति जो कि ब्लॉग लिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉगर। ठीक है, अ ब्लॉगर इज द वन हु रेगुलरली राइट्स एंड अपडेट्स एंट्रीज इन हिज और हर ब्लॉग्स। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि वो व्यक्ति जो कि अपने ब्लॉग लिखता है उसको हम ब्लॉगर बोलते हैं। और ब्लॉगिंग का मतलब है वो टाइम जब वो लिख रहा है, तो वो प्रोसेसिंग जो हो रही है, ब्लॉग जब लिखा जा रहा है उसको हम बोलते हैं ब्लॉगिंग कर रहा है। तो ब्लॉगिंग मतलब क्या, द एक्शन ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। इसके बाद आपके पास एक टर्म है, उसका नाम है न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप का मतलब होता है कि न्यूज ग्रुप आर इंटरनेट डिस्कशन फोरम, यानी कि इंटरनेट को यूज करते हुए ये आपके पास एक डिस्कशन फोरम होता है जिसमें हम किसी भी टॉपिक के बारे में जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। वे ग्रुप्स ऑफ यूजर विद कॉमन इंटरेस्ट गैदर टू डिस्कस ऑन अ कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। लोग अपने अपने कॉमन जो उनका इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से कुछ टॉपिक्स होते हैं उस पे वो डिस्कशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूज़ ग्रुप। इसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आपका भी होगा। तो ईमेल एड्रेस क्या होता है आपके पास, एवरी ईमेल हैज अ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मैं आपको एक यहाँ से ईमेल भेजता हूँ, तो दोस्तों दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स हो सकते हैं जो इंटरनेट से जुड़े हैं। तो मैं जो अपनी ईमेल भेज रहा हूँ वो दोस्तों ईमेल आनी चाहिए आपके पास। तो मैंने एक ईमेल बनाई और ये ईमेल भेजी है आपको, तो इन लोगों को नहीं गई, आपको क्यों आई, क्योंकि आपका एक एड्रेस है। मान लो आपका जो एड्रेस है वो इस टाइप से हो सकता है, जैसे किसी का नाम है xyz@gmail, ठीक है, gmail.com। तो gmail.com क्या होता है, हमारे पास डोमेन नेम होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, डोमेन नेम।
और ये जो आपके पास XYZ है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा यूजर नेम या अकाउंट नेम कह सकते हैं, जनरली हम यूजर नेम बोलते हैं। और @ क्या होता है, ये हमारा एक सेपरेटर होता है जो ये बताता है कि जीमेल पर तो लाखों करोड़ों यूजर्स होंगे, आपका उसमें किस नाम से आपका अकाउंट है। तो यूजर नेम हो गया xyz@gmail.com। तो ये आपके पास क्या, आपका एक कंप्लीट एड्रेस, इसको हम क्या बोलते हैं, ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस क्या होता है आपके पास में, कह सकते हैं एवरी ईमेल एज ए यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स विद अ यूनिक एड्रेस ऑन अ नेटवर्क वेयर ईमेल कैन बी सेंट। दिस यूनिक एड्रेस इज नोन एज ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ईमेल एड्रेस है। ईच ईमेल एड्रेस हैज 3 सेक्शन, क्या है, एक @ एक @ से पहले और एक @ के बाद। इसके बाद हम बात करेंगे अब दूसरे कुछ टॉपिक्स को लेकर के। तो वैसे तो सारे के सारे टॉपिक अपने इंटरनेट से रिलेटेड ही है, लेकिन कुछ इंटरनेट के टर्म्स थे वो हमने अभी डिस्कस किए हैं। अब हम बात करने वाले हैं सर्वर के बारे में। तो सर्वर क्या है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हो और मैं बना के भी दिखा देता हूँ। ये एक मेन कंप्यूटर होगा, मान लो मेरे स्कूल के अंदर एक मेरा मेन कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास मेरा एक मेन कंप्यूटर। अब जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं मेरी लैब में, वो सारे के सारे यूजर्स या वो सारे के सारे जो पर्टिकुलर कंप्यूटर्स हैं मेरी लैब के, वो अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो पहले मुझसे परमिशन मांगेंगे। ये वाला कंप्यूटर भी मुझसे जुड़ा होगा, ये वाला भी मुझसे जुड़ा होगा, ये भी मुझसे जुड़ा होगा और ये वाला कंप्यूटर भी जुड़ा होगा। हो सकता है ऐसे कुछ और कंप्यूटर भी मेरी कंप्यूटर लैब में लगे हो। तो ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर दोस्तों मेरे कंप्यूटर लैब में, वो सब के सब मेरे इस मेन कंप्यूटर से जुड़े होंगे। मैं परमिशन दूंगा तो वो आगे कुछ काम कर सकते हैं। तो ये जो मेरा कंप्यूटर है, इसको मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, सर्वर। ठीक है, अब ये सर्वर आपके पास आपका स्कूल के अंदर भी हो सकता है, और ये जो आपका सर्वर है वो वेबसाइट जब हम लोग स्टोर करते हैं, वेब होस्ट करते हैं, जहां हम अपनी वेबसाइट्स को रखते हैं, उसको भी हम लोग सर्वर ही बोलते हैं। तो कोई वेब सर्वर होता है, जब हम ईमेल भेजते हैं तो ईमेल हमारी ईमेल सर्वर पे जाके स्टोर होती है, और वैसे ही जब हम कोई फाइल शेयर करते हैं तो वो फाइल हमारे दोस्तों फाइल सर्वर के पास जाती है। तो अलग अलग टाइप के हमारे सर्वर होते हैं। अगर हम बात करते हैं सर्वर क्या है, अ सर्वर इज अ कंप्यूटर और डिवाइस ऑन अ नेटवर्क दैट मैनेजेस नेटवर्क रिसोर्सेज। अ सर्वर सर्वर क्या करता है, सर्व्स रिक्वेस्ट मेनली रिलेटेड टू रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क सच एज फॉर शेयरिंग अ रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर और शेयरिंग स्टोरेज, जो कि प्रिंटर को या फिर जो स्टोरेज है, या फिर स्टोरेज मतलब आपकी एक टाइप से हार्ड डिस्क, जैसे ये जितने भी कंप्यूटर्स है वो सारा डेटा यहाँ भेजे। मान लो मैं अगर एक सिनेमा हॉल के बारे में बात करता हूँ, सिनेमा हॉल के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग बैठ करके टिकट दे रहे हैं। तो जितने भी लोग टिकट देंगे उन सभी का डेटा कहीं मेन कंप्यूटर पे जाके स्टोर होता होगा। जैसे यहाँ पर अगर हमको अभी 50 सीट दिख रही है तो 50 सभी को दिख रही होगी। अगर ये 2 सीट बुक कर देगा तो इसको भी 48 दिखना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब इन सभी का डेटा किसी मेन कंप्यूटर पे होता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पर, सर्वर। तो हमारा यहाँ पर डेटा भी स्टोर हो सकता है, और हम लोग यहाँ पर अपने रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, इसको भी हम लोग यहाँ शेयर कर सकते हैं। अब देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स, सच एज फाइल सर्वर हो सकता है हमारे पास। तो एक हमारे पास फाइल सर्वर हो सकता है, मेल सर्वर हो सकता है, वेब सर्वर हो सकता है। ये सारे के सारे सर्वर की कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर यानी कि अगर मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ और उस वेबसाइट्स को मैं चाहता हूँ कि दुनिया भर से लोग उसको एक्सेस कर सके, तो दोस्तों वो वेबसाइट तो मेरे कंप्यूटर पे, मान लो अगर मैंने अपने लैपटॉप पे HTML को यूज करते हुए वेबसाइट बनाई, जो कि हमारे कोर्स में भी हम आगे बनाएंगे भी, जब वो वेबसाइट बनाऊंगा तो अभी भी दोस्तों वो वेबसाइट नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे कंप्यूटर पे ही है। वेबसाइट कब होगी, जब मैं उस वेबसाइट को, उस वेब पेज को किसी सर्वर पे डालूंगा। सर्वर पे डालूंगा तो आप भी उसको देख पाओगे, मैं भी उसको देख पाऊंगा, और भी दुनिया भर से लोग उसको एक्सेस कर सकेंगे URL डाल करके, तब वो हमारी एक वेबसाइट बनेगी। तो वेबसाइट क्या होती है आपके पास, बेसिकली एक HTML का पेज होता है, उसका कलेक्शन है, उसको दोस्तों हमको डालना पड़ता है किसी कंप्यूटर पे। ये जिस कंप्यूटर पे हम अपनी वेबसाइट को रख रहे हैं, ये रही हमारी वेबसाइट, जिस कंप्यूटर पे रख रहे हैं, इस कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, यह बोल देंगे हम लोग वेब सर्वर। और उस वेबसाइट को देखने के लिए अलग अलग लोग अपने कंप्यूटर से उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर क्या कहलाएंगे हमारे पास, क्लाइंट। और ये है सर्वर। और वेबसाइट्स क्योंकि हमने अपने सर्वर पर रखी, इसलिए हम इसको क्या बोलते वेब सर्वर। A web server is a computer that store website on the internet and delivers web pages to viewers upon request. A web server is also called www server. आप इसको www server भी बोल सकते हैं। अब आप देखें गूगल,
गूगल के पास कितना डेटा है, फेसबुक का कितना सारा डेटा हो सकता है। फेसबुक एक सिंपल सी वेबसाइट है, अमेज़न एक सिंपल सी वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट एक सिंपल सी वेबसाइट है, यूट्यूब एक सिंपल सी वेबसाइट है। तो दोस्तों लेकिन इस वेबसाइट का डेटा कितना बड़ा होगा? वो जितना बड़ा डेटा है उसको देखिए आप, तो यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, जैसे आपके पास एक लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, उसमें क्या होगा, मुश्किल से 1 टीबी तक का स्टोरेज होगा। तो ऐसे ही ये आपका जो सर्वर होता है वो बेसिकली लोगों का होता है, मतलब हम अपनी सिर्फ वेबसाइट उस पे डालते हैं, उसका वो आपसे चार्ज लेते हैं। लेकिन बैकग्राउंड में दोस्तों इतना बड़ा आपके पास एक कंप्यूटर होता है। ये सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं इसमें अपने आप में जो है वो बहुत सारी हार्ड डिस्क, बहुत बड़ी इसकी रैम, वो सब कुछ होती है। ठीक है? हमको उसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा जानना, बट हमको ये पता होना चाहिए। जैसे ये कंप्यूटर है, तो इस एक ब्लॉक के अंदर हमारे पास कम से कम जो है हज़ारों कह सकते हैं हज़ारों टेराबाइट्स का डेटा हमारा स्टोर हो सकता है। या इसी टाइप से यहाँ, 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 इस तरीके से आप देखेंगे दोस्तों बहुत बड़ा हॉल है। इसमें लाखों, करोड़ों टेराबाइट तक का डेटा हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। जितना डेटा चाहिए हम हमारे वेबसाइट के लिए, उतना हम लोग उसको पे करते हैं। अगर मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, तो वेबसाइट को मुझे होस्ट करना पड़ेगा, और होस्टिंग के लिए दोस्तों मुझे जगह चाहिए। जैसे आपको पता होगा, एक 15 जीबी का स्पेस आपको मिलता है अगर आप गूगल पे एक अकाउंट बनाते हैं क्लाउड स्टोरेज के लिए। तो 15 जीबी आपको मिला है दोस्तों, कितने करोड़ों यूज़र है गूगल के, उन सभी को 15 जीबी मिल रहा है। वो 15 जीबी का डेटा ऐसे कुछ कंप्यूटर्स पे जाके स्टोर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर। और वेबसाइट्स अगर स्टोर हो रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे, वेब सर्वर। ठीक है? वेब सर्वर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, www सर्वर। फिर इसी टाइप से अगर हम बात करें, वेब सर्वर और कंप्यूटर्स दैट डिलीवर वेब पेजेस, इन टेक्निकल टर्म वी कैन से दैट दे हैंडल द एचटीटीपी रिक्वेस्ट। जब हम लोग एक वेबसाइट्स लिखते हैं, वेबसाइट्स को एक्सेस करना है, तो हम क्या लिखते हैं, इस टाइप से एड्रेस, जैसे क्या है, https, ठीक है, और फिर लिखते हैं www.google.co.in। इस टाइप से हम एक वेबसाइट का पूरा एड्रेस लिखते हैं, या फिर इस टाइप से हमारा जो भी एक पर्टिकुलर पेज है वो। तो जब हम लोग एक रिक्वेस्ट करेंगे कौन सा पेज देखना है हमको, तो वेबसाइट्स के पास तो, या वेब सर्वर के पास तो बहुत सारी अलग-अलग वेबसाइट्स या वेब पेजेस, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी फाइल्स पड़ी है। आपको कौन-सी फाइल एक्सेस करनी है, उसका आप यहाँ पर एक यूआरएल टाइप करते हैं। तो व्हेन यू या इफ यू एंटर द यूआरएल इन योर कह सकते हैं ब्राउज़र, आप जब अपने ब्राउज़र में एक एड्रेस लिखते हैं, तो ये क्या करता है, दिस सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर, उस डोमेन नेम इज़ ये। अगर आपने ये एक एड्रेस लिखा है, तो जिसका डोमेन नेम ये है, वो वाला पेज जो है वो पहले फेच होता है, और वो पेज आपके सामने आकर के आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाता है। इसी टाइप से अब हम बात करेंगे, जो हमारे सर्वर्स होते हैं, वो दोस्तों बहुत सारी सर्विसेज हमको प्रोवाइड करते हैं। तो क्या-क्या आपके पास सर्विसेज है, पहले हम वो देखेंगे जो कि सर्वर देता है, फिर हम बात करेंगे जो वेब सर्वर है, वो हमें क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों अगर हम पहले बात करें इक्विपमेंट को लेकर के, इक्विपमेंट और रिसोर्स शेयरिंग, ये हमको हमारा सर्वर देता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ मेरे स्कूल के अंदर ही, अगर मेरा एक कंप्यूटर है जिसमें दूसरे सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर मैंने इक्विपमेंट या रिसोर्स शेयरिंग का ऑप्शन डाल रखा है। आपने देखा होगा फोटोकॉपी की दुकान पे आप कभी गए होंगे, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, आपके पास 4-5 कंप्यूटर्स हो सकते हैं, और वो सारे के सारे कंप्यूटर किसी एक प्रिंटर को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये कंप्यूटर भी इस प्रिंटर को यूज़ कर रहा है, ये भी इसको यूज़ कर रहा है, ये भी इसको यूज़ कर रहा है, ये भी इसको यूज़ कर सकता है। तो ये जो प्रिंटर है, वो शेयरेबल है इन सभी कंप्यूटर्स के बीच में। ठीक है? तो ये हम लोग कह सकते हैं कि सर्वर्स के थ्रू हम लोग अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। सर्वर अलाउ मल्टीपल यूजर टू शेयर हार्डवेयर लाइक प्रिंटर्स, स्कैनर्स, स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेट्रा। दिस रिड्यूस कॉस्ट। इससे क्या होगा, आपको 4 कंप्यूटर के लिए 4 प्रिंटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रिंटर खरीद लो, इससे क्या होगा, आपके पैसे बच जाएंगे। ठीक है? तो ये कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करता है एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी इन नेटवर्क। इसके थ्रू हमारे जो कंप्यूटर में एफिशिएंसी है, वो हमारी यहाँ पर जो है वो इम्प्रूव होती है, अगर आप एक नेटवर्क बनाते हैं। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड फाइल शेयरिंग फॉर डेटा शेयरिंग। अब ये जो डेटा आप शेयर कर रहे हो सकता है किसी एक कंप्यूटर पे ही आपका डेटा जाकर के सेव हो रहा है। ठीक है? जैसे मान लो मैं अगर बात करता हूँ फेसबुक पे,
तो मैंने अपना जो डेटा शेयर किया वो कहीं एक कंप्यूटर पे जाके स्टोर हो रहा है और उस डेटा को मैं अपने आईडी के थ्रू दूसरे डिवाइस से भी देख सकता हूँ और जो मेरे फ्रेंड लिस्ट के लोग हैं वो भी उसको इजीली देख पाएंगे। तो मैं अपना डेटा सेंट्रलाइज स्टोर कर रहा हूँ। ऐसा ही हमें कंप्यूटर में जब हम लोग कोई कंपनी में काम करते हैं तो डेटा हमारे पर्टिकुलर कंप्यूटर पे स्टोर नहीं होता, वो डेटा सीधे ही हमारे सर्वर पे जाके स्टोर होता है। तो सेंट्रलाइज्ड फाइल सेविंग फॉर डेटा शेयरिंग है। अ सर्वर स्टोर ऑल इंपॉर्टेंट फाइल इन वन प्लेस। यूजर कैन एक्सेस इट, edit it and share files easily without keeping multiple copy। आपको चाहिए, आप सीधे गए नेटवर्क से, आप कनेक्ट हुए, आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो आप करना चाहे कर सकते हैं। अलग से आपको कॉपी बनाने की जरूरत नहीं होती है। फिर आपके पास आता है सेंट्रलाइज्ड वायरस स्कैनिंग। यानी कि अगर आपके पास मान लो आपके कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस आ भी रहा है तो हमारे पास जो सर्वर होता है वो क्या करता है, वो हमारे जो भी कंप्यूटर पे वायरस वगैरह आ रहे हैं उन सभी को पहले से ही चेक कर लेगा ताकि हमारे कंप्यूटर से या हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें वायरस नहीं आ सके। तो सर्वर क्या करता है दोस्तों, कह सकते हैं फाइल्स और जो ईमेल्स होती है उनके अंदर अगर वायरस कोई आ चुका है तो पहले ही उसको स्कैन कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। फिर सेंट्रलाइज्ड बैकअप है। इन केस अगर हमारा कंप्यूटर खराब हो जाता है तो हमारा ये जो डेटा है उसका हम बैकअप बना के रख सकते हैं। अगर कभी कोई हमारा डेटा लॉस होता है तो हम फिर से उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। इसी टाइप से अब हम बात करेंगे वेब सर्वर जो होता है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। वेब सर्वर मतलब वो कंप्यूटर जहां पर हम लोग अपनी वेबसाइट्स को स्टोर करवाते हैं। तो ये क्या करता है, सर्विंग वेब पेजेस। अगर हमने अपनी वेबसाइट वेब सर्वर पर रखी है तो ये हमको हमारी वेबसाइट्स को एक्सेस करने की परमिशन दे देगा। तो वेब सर्वर डिलीवर्स वेब पेजेस टू यूजर्स ब्राउजर व्हेन दे रिक्वेस्ट अ वेबसाइट। जब हम एक रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करेगा। अगर मैं कह रहा हूँ मुझे ये वेबसाइट देखनी दो, हमको वेबसाइट खोल के देगा। कौन देगा? वेब सर्वर। इट सेंड्स HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड मीडिया फाइल्स टू डिस्प्ले द वेब पेजेस प्रॉपरली। यानी कि जो वेब सर्वर होता है जिसमें हम वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए हम अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जिसमें HTML भी होगा, CSS भी होगी, जावास्क्रिप्ट फाइल भी होगी और ऐसे दूसरी मीडिया फाइल्स यानी कि आपकी इमेजेस, वीडियोस, वो सब कुछ, उन सभी को आपको डिस्प्ले करवाता है आपका वेब सर्वर। ऐसे ही रनिंग गेटवे प्रोग्राम्स यानी कि CGI एंड रिटर्निंग आउटपुट। जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट के बेस पे आपका एक आउटपुट बना के आपको देता है। द वेब सर्वर रन CGI यानी कि कॉमन गेटवे इंटरफेस जो है उसको रन करता है। एक टाइप का प्रोग्राम है टू प्रोसेस यूजर इनपुट। आपको कौन सी वेबसाइट देखनी है, आपको क्या कुछ चलाना है, तो आप उसको जो बताएंगे उसको यूज मतलब जो भी यूजर को कुछ प्रोसेस करवाना है वो देखेगा और उसके बाद इट इंटरेक्ट्स विद डेटाबेस एंड जनरेट डायनामिक वेब कंटेंट। ठीक है, तो वो आपको एक नया जो भी आपका डेटा आप देखना चाहते हैं वो आपको डेटा ला करके देगा। ऐसे ही कंट्रोलिंग एक्सेस टू द सर्वर। अब ऐसा हो सकता है कि मैं जब एक्सेस कर रहा हूँ वेबसाइट तो मुझे डेटा ज़्यादा दिख रहा है और आप देख रहे हैं तो आपको कम दिख रहा है, क्योंकि मैं जो है उस वेबसाइट का एक एडमिन, जैसे आपकी स्कूल की वेबसाइट है तो आपको जो डेटा दिखता है उससे बहुत ज़्यादा डेटा आपकी स्कूल के एडमिन को दिखता होगा, चाहे वो प्रिंसिपल हो या ऑफिस में कोई हो। तो इट मैनेजेस यूजर ऑथेंटिकेशन एंड परमिशंस, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सर्टेन पेजेस और रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द यूजर रोल। तो आप जो डेटा देख रहे हैं हो सकता है कि आपको कुछ डेटा देखने की परमिशन हो या नहीं भी हो। मान लो आप एक बैंक में जॉब कर रहे हैं तो वो डेटा जो आप देख सकते हैं वो डेटा मैं नहीं देख सकता। आपके इतने सारे क्लाइंट्स हैं, उन सभी का डेटा आप देख सकते हो, मैं थोड़ी ना देख सकता हूँ। मैं केवल अपना डेटा देख सकता हूँ अपने ऐप से। ठीक है, इसके बाद मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग ऑल एक्सेस। तो जो भी लोग ये एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, इनको किसको क्या लॉगिन करवाना है उसकी मॉनिटरिंग है। जो एक्सेस देने हैं वो सारे काम भी किसके होते हैं? वेब सर्वर के होते हैं। तो कीप ट्रैक ऑफ ऑल रिक्वेस्ट, यूजर एक्टिविटीज एंड एरर्स, हेल्प इन ट्रबल शूटिंग इश्यूज एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी। तो जो भी इश्यूज हो रहे हैं उन सभी इश्यूज को देखना, उसको इम्प्रूव करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अगर कोई एरर आ रही तो एरर को दूर करना, यूजर ने क्या क्या काम किया उस एक्टिविटी को ट्रेस करके रखना, ये सारे काम भी यहाँ पर वेब सर्वर के होते हैं।
इसके अलावा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, यानी कि कुछ वेबसाइट्स जो होती है वो यूज करती है PHP, कुछ करती है दोस्तों पाइथन बैकग्राउंड में काम करने के लिए, और आप नोड जेएस को भी यूज कर सकते हैं। ये सब आपके पास कहीं ना कहीं जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। तो एग्जीक्यूट होता है सर्वर पे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मैं अगर एक वेबसाइट चलाना चाहता हूँ तो वेबसाइट का कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको जो काम करना है वो कोड एग्जीक्यूट होगा और उसका एक HTML बन करके आपके सामने आएगा। तो जनरली क्या होता है, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं किसी वेबसाइट से, वहाँ पर आपका कोड PHP में लिखा है, PHP वहाँ सर्वर पे एग्जीक्यूट होगी, उसका एक रिजल्ट बनेगा और वो आपके कंप्यूटर पे आएगा। तो ये भी काम कौन करता है, आपका वेब सर्वर करता है। इस टाइप से हमने देखा है सर्वर क्या क्या काम करते हैं और वेब सर्वर क्या क्या कुछ काम करते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों आज हम लोग एक बार इतना ही डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर के कुछ कंटेंट को अभी हम लोग देख चुके हैं, और भी अपने पास खूब सारे कंटेंट अभी बाकी है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं आपको दिखाता हूँ अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।